एक आता है तृतीय सप्तमेश एकादशेश सदैव आपस में मित्र तथा लग्नेश पंचमेश एवं नवमेश सदैव आपस में मित्र ग्रह होती हैं। यानी कि त्रिकोण हो गया ना, 1 5 9 और 3 7 11 ये आपस में त्रिकोण हो जाते हैं और एक दूसरे के अपोजिशन होते हैं। जैसे कि आप इस कुंडली में वृश्चिक लग्न की कुंडली में देख पा रहे हैं कि जो लग्नेश अच्छा फल देता है, लगन का अपोजिट सप्तम है तो सप्तम बुरा फल देगा। पंचम अच्छा फल देता है तो पंचम के अपोजिट 11th है तो बुरा फल देगा। 9th अच्छा फल देता है तो 9th के अपोजिट 3rd बुरा फल देगा। तो नियम बनता है यदि 1 5 9 यदि अच्छे फल देंगे तो उनके विरुद्ध 3 7 11 ये नहीं सर, नहीं आ रही सर, ये मिस हो गया सारा, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही थी? हाँ जी हाँ जी, अब आ रही है। अब आ रही है जी जी जी। मैं कह रहा था कि लग्नेश पंचमेश और भागेश यदि अच्छे फल दे रहे हैं तो लगन के विरुद्ध जो है सप्तम, पंचम के विरुद्ध है 11 और 9th के विरुद्ध है 3rd। तो 3 7 और सर फिर 11 चली पूरे गई फल। थी आपकी आवाज। हेलो सर हेलो आवाज सर और ये आपके बीच में आवाज नहीं आती। हाँ, बीच बीच में बिल्कुल ब्लैकआउट हो रहा है। एक सेकेंड में फोन से कनेक्ट करता हूँ। हेलो, आवाज आ रही है? जी यस सर। मैं ये कह रहा था कि ये जो कुंडली आप देख रहे हैं, इस कुंडली में हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि 1 5 9 के जो स्वामी हैं वो अच्छे फल देते हैं। तो उनके जो विरुद्ध हैं, जैसे कि लगन का भी जो विरुद्ध है वो सप्तम है, पंचम का विरुद्ध 11 है और 9th के विरुद्ध जो 3rd है। तो यानी कि 3 7 और 11 के लॉर्ड हमेशा बुरे फल देंगे। वही चीज यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको कि तृतीय से सप्तमेश एकादशेश सदैव आपस में मित्र होते हैं तथा लग्नेश पंचमेश और नवमेश सदैव आपस में मित्र होते हैं। यानी कि 2 ग्रुपिंग हो जाता है, 1 5 9 और 3 7 3 7 11। तो 3 7 11 के स्वामी और 1 5 9 के स्वामी आपस में शत्रु या समग्रही होते हैं। इसीलिए इनकी दशांतरसा सदैव शुभ फलदायी होती है। या तो हमको दशा मिलना चाहिए 3 7 11 का या 1 5 9 का। एमडी और एडी इन्हीं के बीच का होना चाहिए। यदि एमडी 3 7 11 का लॉर्ड है और एडी 1 5 9 का लॉर्ड है तो समझ जाओ कि ये दशा जीवन में कष्टकारी होने वाली है, क्योंकि ये दोनों एक ग्रुपिंग का नहीं है। हाँ, एक दूसरा ग्रुप का, एक दूसरा ग्रुप का है। हाँ, एक व्हाइट ग्रुप का है और एक ब्लैक ग्रुप का है। तो व्हाइट व्हाइट सही है, ब्लैक ब्लैक सही है। लेकिन व्हाइट को ब्लैक में मिलाओगे तो या तो व्हाइट का असर खत्म हो जाएगा या ब्लैक का असर खत्म हो जाएगा। दोनों में एक का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। आज जब भी किसी एक का अस्तित्व खत्म होता है तो उसको हम बोलते हैं बैड। गुड हम बोलते हैं कि अब देखो 4 व्यक्ति थे, 2 अनपढ़ व्यक्ति थे, 2 पढ़े लिखे व्यक्ति थे और दोनों को थाली में खाना दिया गया और दोनों से कहा गया कि भाई बिना अपने हाथ से खाए हुए तुम लोग खाना को फिनिश करो। ये अनपढ़ एक दूसरे के मुंह देखते रहे।
क्योंकि शर्त ये था कि अपने हाथ से खाना नहीं खाना है। लेकिन जो पढ़े लिखे व्यक्ति थे वो कहे कि भाई शर्त क्या है, अपने हाथ से खाना नहीं खाना है। तो मित्र क्या करो, तुम मुझे खाना खिला दो, मैं तुम्हें खाना खिला देता हूँ। इसको बोलते हैं परोपकार। हम दोनों मतलब मिल बेवड़ के खा लेंगे। तो ये बोलते हैं पढ़े लिखे आईएएस ऑफिसर इसी तरह करते हैं। तो यहाँ पर यदि दोनों एक ग्रुप के हो गए तब तो सही है ना। लेकिन यदि एक अनपढ़ और एक पढ़ा लिखा हो गया तो नहीं होगी। फिर मायावती और मुलायम की सरकार हो जाएगी कि पहले तो मायावती सरकार 6 महीने चला लेगी और बाद में कहेगी कि मुझे सरकार नहीं चलानी। तो ये कहीं न कहीं ये द्वंद्वात्मक हो जाता है। तो दोनों एक ही कैटेगरी के होनी चाहिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो कुंडली में 2 हमारे पक्ष हो जाते हैं, एक तो कारक, एक अकारक। तो दशा अंतर्दशा सूक्ष्म फलादेश करने के लिए दोनों पक्षों का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। तो कारक अकारक यदि दोनों ही अकारक है देन गुड, या दोनों ही कारक है देन गुड। यदि एक कारक और एक अकारक आ रहे हैं देन वेरी बैड। तो ऐसे दशा को आपको समझना पड़ेगा। तो कारक हम बोलते हैं सत्ता, सत्ता और एक होता है विपक्ष। तो 1, 5, 9 की जो लॉर्ड होते हैं उसको हम सत्ताधारी बोलते हैं और 3, 7, 11 के जो लॉर्ड होते हैं उनको हम विपक्ष बोलते हैं। तो वृश्चिक लगन की कुंडली में 1, 5, 9 के जो लॉर्ड है मंगल गुरु चंद्रमा की दशा और अंतरदशा शुभ फल की प्राप्ति होगी यदि ये ग्रह अच्छी स्थिति में होंगे। तो यहाँ पे विपक्ष में जो बैठ गए हैं शनि, शुक्र और बुध की दशांतरदशा में सिर्फ आर्थिक उन्नति होगी यदि दोनों अच्छी स्थिति में होंगे। तो दोनों चीज को आप समझ गए हैं। अब ये देखिए तुला लगन की कुंडली में शुक्र, शनि और बुध सत्ता पक्ष में आ गया क्योंकि कारक है 1, 5, 9 के स्वामी। पिछले कुंडली में देखें वृश्चिक लगन होने के कारण सत्ता पक्ष में मंगल गुरु चंद्रमा था, बट कुंडली जैसे ही चेंज हुआ तुला लगन की कुंडली आई तो सत्ताधारी पक्ष में आ गए शुक्र, शनि और बुध। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि सत्ताधारी पक्ष कौन है और विपक्ष में कौन है। तो सत्ताधारी जो पक्ष होंगे उनकी दशा और अंतरदशा आपस में सर म्यूट करा दीजिए प्लीज, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, बाकी सबकी ज्यादा आ रही है। बीच में लोग बोलते हैं आपकी आवाज नहीं आती सर, सबको म्यूट करना चाहिए हेलो प्लीज। हेलो हेलो यस सर। हेलो। हाँ जी सर, आपकी आवाज आ रही है। अब आ रही है सर। हेलो। सर बीच में कुछ लोग ऑन करके बोलते हैं आवाज नहीं आती। सर मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है जी। आ रही है सर। तो आपको ये चेक करने पड़ेंगे सत्ताधारी में शुक्र, शनि, बुध यहाँ पर पॉजिटिव हो गए तो इन्हीं की दशा। अब देखो एग्जाम्पल 1 में शुक्र, शनि, बुध की दशा अंतरदशा शुभ हो रही है एग्जाम्पल 2 में। लेकिन यदि हम एग्जाम्पल 1 की बात करते हैं तो मंगल, गुरु और चंद्रमा की दशा अच्छी हो रही है और शनि, बुध और शुक्र की दशा बुरा है। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे शुक्र, शनि, बुध की दशा अच्छा है और गुरु, सूर्य, मंगल की दशा अंतरदशा बुरा है। तो ये आपको कुंडली के अनुसार इसको समझना बहुत ही जरूरी है। हम इसको किसी एग्जाम्पल कुंडली में भी मैं आपको लगा करके ही बताऊंगा। उसके पहले राहु केतु के बारे में हम बता दें। राहु केतु जिस ग्रह के साथ होते हैं उस ग्रह के अनुसार अपना शुभाशुभ फल देते हैं। यदि किसी ग्रह के साथ नहीं होंगे तो भावेश के अनुसार अपना शुभाशुभ फल देंगे। यदि अधिक ग्रह के साथ होंगे तो जो ग्रह सबसे बलवान होंगे उसी के अनुसार अपना फल देंगे।
अब देखें कि जैसे यहाँ पर राहु जो है बुध के घर में बैठा है, तो राहु बुध के समान फल देगा, क्योंकि अकेला बैठा है। लेकिन लगन में राहु जो है गुरु के साथ बैठा है, मंगल के घर बैठा है। तो यहाँ पर जो राहु है वो मंगल के समान फल नहीं दे करके गुरु के समान फल देगा, क्योंकि वो गुरु भी के साथ है और मंगल के घर में है। तो जब साथ में कोई ग्रह नहीं होता है ना, तो फिर मंगल के अनुसार, जो लॉर्ड के अनुसार फल देते हैं, जो साथ में ग्रह बैठे होते हैं फिर ग्रह के अनुसार फल देते हैं। ग्रह के अनुसार जी। जब ग्रह के साथ नहीं होते हैं तब उसमें जो राशि होती है उसके अनुसार फल देते हैं। जैसे कि पंचम में जो राहु है वो बृहस्पति के घर में है, तो बृहस्पति के अनुसार फल देगा। लेकिन जी। सप्तम का राहु जो है वो शुक्र के घर में है, लेकिन शुक्र के अनुसार फल नहीं दे करके शनि के साथ। शनि के अनुसार फल देगा, क्योंकि शनि बैठा है यहाँ पर। यदि शनि नहीं होता तब राहु शुक्र के अनुसार फल देता है। ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। यदि राहु 2-4 ग्रह के साथ बैठा है तो ऐसे में वो सभी ग्रहों से जो बलवान होगा उसका सदबल देखो, कि जिसको दिग्बल मिला हो, चेष्टा बल मिला हो, केंद्र बल मिला हो, तो सारे के सारे बल जिस ग्रह को मिला है तो फिर उस ग्रह के अनुसार फल देगा जो ग्रह सबसे ज्यादा बलवान है। तो ये राहु केतु की अपनी खासियत है। अब यहाँ पर एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं लेना चाहूंगा आपको। थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर लूं, किसी की लाइफ कुंडली बता रहा हूँ। अब देखिए कुंडली है, आपको दिख रही है कुंडली आप सबको? जी। अब यहाँ पर जो शनि लगन लॉर्ड है तो शनि की दशा अच्छी होगी, बुध पंचम लॉर्ड है तो बुध की दशा अच्छी होगी, और शुक्र 9th लॉर्ड है तो शुक्र की दशा अच्छी होगी। अब ये तीनों में हमने एक चीज देखा कि जो लगन लॉर्ड शनि है वो बृहस्पति के घर में बैठा है, गड़बड़ है। जो 9th लॉर्ड शुक्र है वो नीच होकर के सूर्य के साथ बैठा है, जो गड़बड़ है। लेकिन पंचम लॉर्ड जो है बुध है वो शुक्र के घर में बैठा है और केतु के साथ बैठा है। तो यानी कि इस कुंडली में सबसे बढ़िया प्लैनेट जो है वो बुध है। तो यानी जब इसकी बुध की दशा चलेगी ये जीवन में वांछित उन्नति करेगा। अब इस कुंडली में सबसे बढ़िया जो ग्रह हो गया बुध हो गया। तो अब बुध की दशा इसके लिए सत्ता देने की काम करेगा। वो उन्नति, मान सम्मान, यश, कीर्ति, जीवन में भाग्य साथ सब कुछ शुभ फल देगा, वो बुध देगा। इधर हम बात करते हैं 3 के लॉर्ड मंगल है। सर अगर इसके ऊपर कोई मंगल की दृष्टि पड़ रही हो तभी शुभ फल देगा? उतना शुभ फल नहीं देता फिर। अच्छा। अभी तो किसी मंगल की और शनि की दृष्टि भी नहीं है ना, राहु की है। थोड़ा फर्क पड़ेगा राहु की दृष्टि के कारण। मंगल जो है वो 3rd लॉर्ड है और अपने मित्र के घर में 7 में बैठा है, बहुत बढ़िया। 7th लॉर्ड है वो अष्टम में चला गया, बुरा हो गया। और जो 11th लॉर्ड गुरु है वो उच्च होकर के 6ठे में चला गया, और भी बढ़िया है। यानी कि इस कुंडली में 3rd लॉर्ड और 11th लॉर्ड बहुत अच्छे स्थिति में है। इस व्यक्ति के जीवन में पैसे की कमी नहीं होगा, अपार धन संपदा है, और इसको पैसे की कोई लालच भी नहीं है इस व्यक्ति को। यहाँ तक कि अपना ही पैसा सबको दे देता है, और इतना नेक दिल इंसान है कि हमेशा वृंदावन, मथुरा, जगन्नाथपुरी, मायापुरी, ये सब
इंडिया की भ्रमण में ही रहते हैं। हाँ, तो आपने देखा कि पैसे की कोई कमी नहीं है, दशा भी चंद्रमा की चल रही है, क्योंकि 11th लॉर्ड और 9th लॉर्ड दोनों अच्छी स्थिति में हो गए इनके। तो 11th लॉर्ड का मतलब है डिजायर फुलफिलमेंट और 3rd का मतलब है पराक्रम। तो पराक्रम भी सही है और इस व्यक्ति के डिजायर भी पूरे होंगे। पंचम लॉर्ड बहुत बढ़िया होने के कारण संतान उन्तान भी अच्छे हैं। 9th लॉर्ड नीचे का है, ये थोड़ी सी गड़बड़ है। पर आप कह रहे हैं सर 9th लॉर्ड इसका अच्छा हो गया शुक्र, तो वो तो लेकिन शुक्र तो 8वें घर में है। हाँ, लेकिन बैठे ग्रह की ज्यादा वैल्यू होती है ना। बुध 9th बैठ करके ज्यादा बलवान हो गया ना। कुंडली में बैठे हुए ग्रह का ज्यादा फल होता है कंपेयर टू लॉर्डशिप। अच्छा, जो ग्रह बैठा है वो ज्यादा बलवान होता है। हाँ, कंपेयर टू लॉर्डशिप। ओके। आप मान के चलो आप घर के मालकिन हो, लेकिन आप अपना घर किराए पे दे रहे हो, तो तो एज सर के लिए ज्यादा किराएदार बलवान है कि आप बलवान हो उस घर के लिए? सर एक चीज और, तो जैसे अगर बुध भी है 3 और 6, 3 5 में है और 8 में है, 6 भी तो फिर 8 में ही है, तो सम नहीं हो गया वो? समझा नहीं आपका क्वेश्चन। जो आप कह रहे हैं ना बुध ज्यादा बलवान हो गया, बुध 9वें घर में है, बुध जो है 5वें और 8वें घर का स्वामी है इसमें देखिए, तो बुध 8वें घर में भी तो है, 8वें घर में भी तो फिर अच्छा फल नहीं देता। बुध, हाँ जी, 8वें हाँ घर में बुध ना यहाँ पे 6 नंबर। बलवान है तो 8वें का लॉर्ड हो गया ना। हाँ 8वें का लॉर्ड 8वें है का और लॉर्ड, लेकिन यहाँ पर जो बुध ना पंचम का ज्यादा फल देगा। पंचम का ज्यादा फल देगा। ओके। अच्छा, ये चीज मैंने आपको नई चीज आज बता रहा हूँ, आप लिख लो। जिस राशि की 2 लॉर्डशिप है, आप लिखें इसको। आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लिखें, जिस ग्रह की 2 लॉर्डशिप है, एक अच्छे और एक बुरे, ऐसे स्थिति में ग्रह यदि अच्छे हाउस में बैठेंगे तो अच्छे भाव का रिजल्ट देंगे, और बुरे घर में बैठेंगे तो बुरे भाव का रिजल्ट देंगे। आप इसको इस ढंग से समझे, एक पिता के 2 बच्चे हैं। अब एक बच्चा उसका चोर है, एक बच्चा उसका पुलिस है। तो आप बताओ पिताजी किसका साथ देंगे? चोर वाले बच्चे का साथ देंगे कि पुलिस वाले का देंगे? कौन बताएंगे? पुलिस वाले का सर। नहीं, वो पिता के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, चोर वाले का साथ देंगे। चोर है या पुलिस है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? यदि पिता भी चोर है तो किस बच्चे का साथ देगा? फिर तो चोर का देगा जी। हाँ, चोर तो का ही चोर देगा। का देगा। हाँ, तो यानी कि ऐसा समझो कि जो ग्रह होते हैं वो बाप होते हैं, और ग्रह की जो राशियां होती है ना उसका बच्चा होता है। तो सर अब ये 2 लॉर्डशिप समझ नहीं आया। 2 लॉर्डशिप, अब मतलब देखिए क्या यहाँ पे जो मतलब है ये कहने से? बुध है ना इस कुंडली जी में, जी इसको सर। 2 लॉर्डशिप मिला है ना। एक वो मिथुन का लॉर्ड है, कन्या का लॉर्ड है। मिथुन उसकी पंचम भाव में है और कन्या उसकी अष्टम भाव में है। अष्टम में है सर। हाँ। तो अष्टम इज वेरी बैड बट पंचम इज वेरी गुड ना। तो ऐसे कंडीशन में जो बुध है 2 लॉर्डशिप है, एक पिता के 2 बच्चे हैं मिथुन और कन्या। ऐसे कंडीशन में जो बुध है वो मिथुन का साथ देगा या कन्या का साथ देगा? कौन बताएंगे? कन्या का साथ देंगे जिसमें। कन्या का क्यों देगा? क्योंकि मिथुन वो का भाग्य स्थान में बैठा, ऊंचे पे बैठा है, अच्छी जगह पे हाँ? बैठा है, धर्म स्थान पे बैठा हुआ है। तो धर्म स्थान में बैठा है तो कन्या का साथ देगा या मिथुन का देगा? मिथुन का जी, मिथुन का। अभी तो पंचम कन्या भाव का। बता रहे थे। नहीं, पंचम भाव का सर, पंचम भाव का। पंचम का देगा।
हाँ हाँ लेकिन यही बुध यदि जाकर के 12th हाउस में बैठा होता तो फिर किसका साथ देता? फिर कन्या का देता जी। हाँ, क्योंकि ये बुध भी चोर हो गया ना फिर। हाँ अष्टम में 12th में जाके चोर हो जाता। हाँ हाँ, तो एक पिता के यदि 2 बच्चे हैं तो पिताजी उसी बच्चे का साथ देते हैं जिसका का नेचर बच्चे से ज्यादा मिलता है। ये है, ये कुदरती देन है सर। आग आग में मिलता है, पानी पानी में मिलता है, केमिस्ट्री है ना। इसमें जो केतु है नवम भाव में वो बुध बुध के समान फल देगा केतु। हाँ, केतु भी बुध के समान फल देगा और राहु जी जो है ये मंगल के समान फल देगा। जी 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 तो अब आपको समझ में आ गया कि जब 2 लॉर्डशिप होती हैं तो उसका जो लॉर्ड डिसाइड करता है कि आखिर वो अच्छे भाव का फल देगा या बुरे भाव का फल देगा। जी हाँ, तो इस चीज को भी हम फलादेश में अप्लाई कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा था कि इस कुंडली में जो 3rd लॉर्ड और 11th लॉर्ड अच्छे स्थिति में है। 3rd लॉर्ड अपने परम मित्र के घर में बैठे हैं सूर्य के, और 11th लॉर्ड उच्च होकर के बैठे हैं। तो मैं बताया था आपको 3rd और 11th लॉर्ड यदि उच्च के होते हैं, दिग्बल में, स्थान बल में, केंद्र बल में, चेष्टा बल में यदि बलवान होते हैं तो जीवन में कोई कमी नहीं रहती, आर्थिक उन्नति होती रहती है। थर्ड लॉर्ड कह रहे हैं सर आप? कोई पैसे की कमी नहीं है। थर्ड लॉर्ड सर ये जो 11th का जो लॉर्ड है ये बैठा तो लेकिन 6th उसमें है भाव में। हाँ ठीक है, बहुत तो ज्यादा हमारा भी कम ये, चल लेकिन एग्जॉल्टेड भी तो है, उच्च का भी तो है, ओके। ठीक ना। तो उच्च के होने के कारण भी अच्छा फल देगा, बहुत बुरा फल नहीं देगा। तो इस चीज को आपको देखना पड़ेगा। अगर जो सर किसी हाउस के अंदर अच्छे और हाँ। बुरे 5 ग्रह बैठ जाएं हाँ तो उनका स्थान संबंध हो जाए तो उन 5 की आपस के अंदर जब वो दशा अंतरदशा आएगी तो उनका कैसा फल होगा? युति संबंध के हिसाब से होगा? संबंध के हिसाब से होगा। संबंध अब के हिसाब संबंध पे आए नहीं है, संबंध पे भी आ रहा हूँ धीरे धीरे। ठीक है सर एक ठीक है। चीज मेरा क्वेश्चन फिर है, आप कह रहे हैं कि 3rd हाउस का तीसरे भाव का जो है एक मंगल वो अच्छी स्थिति में है पंचम में, तो ये मार्केश होता है तो भी उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज से? वो तीसरे का अच्छा फल देगा? समझा नहीं आपका क्वेश्चन, फिर से बोले। तीसरे भाव आप कह रहे हैं ना कि मंगल अच्छा रिजल्ट देगा क्योंकि मंगल अच्छी स्थिति में बैठा है हाँ, 7वें घर में, हाँ, अपने फ्रेंड के साथ बैठा है, पर हाँ, वो है तो मार्केश, वो मार्केश अलग चीज है, लेकिन ये तीसरे का फल अच्छा देगा, तीसरे भाव का। मारक इससे का भी मार्केश फल कैसे? देगा और 3rd का भी फल देगा। 3rd अच्छा का मतलब बहुत परिश्रम भी कराएगा, लेकिन साथ में मृत्यु भी थोड़ा बहुत देगा, शारीरिक कष्ट भी थोड़ा सा देगा। शारीरिक कष्ट देगा वो अलग चीज है, इसका भी देगा, लेकिन हाँ, पैसे देगा, 3rd हाउस के हिसाब से पैसे देगा। सोशल में जो 3rd हाउस है, सोशल है, ट्रेवलिंग का है, वो मान सम्मान का है, पद पोजीशन का है, भाई बहन अच्छा। आवाज चली गई सर, आवाज आ रही है? बीच में बंद हो गई थी, अब आ रही है। तो आपको उसके फल को अच्छे से समझना पड़ेगा। मतलब 3rd का भी पॉजिटिव फल देगा और मारक का भी फल देगा। हाँ, तो मान सम्मान भी देगा, उन्नति देगा, भाई बहनों से अच्छा संबंध भी करेगा, आपकी ख्याति बढ़ाएगा, गुडविल बढ़ाएगा, लेकिन साथ में थोड़ी शारीरिक कष्ट भी दे देगा। सर मारक का फल तो वो शनि की दशा में देगा ना, शनि की दशा जब आएगी, शनि में मंगल जब आएगा। हाँ नहीं, मंगल मंगल बृहस्पति भी क्यों नहीं देगा? मंगल बृहस्पति भी दे देगा। तो मंगल बृहस्पति बृहस्पति भी भी दे तो सकते हैं। सेकंड का लॉर्ड है। जी जी जी, तो मंगल सूर्य में भी दे सकता है। हाँ मंगल सूर्य, हाँ मंगल सूर्य में भी थोड़ा बहुत दे देगा, क्योंकि सूर्य अष्टम में ही बैठा है ना सर, तो उस हिसाब हाँ से भी तो। मंगल शनि भी देगा, मंगल सूर्य भी देगा। सूर्य उतना नहीं देगा, लेकिन मंगल शनि और मंगल गुरु ज्यादा दे देगा ना। ठीक है ठीक है। तो वो जो आएगा तो जाएंगे। शनि शनि क्यों देगा सर, शनि क्यों देगा? शनि तो सेकंड में बैठा है कि नहीं बैठा है? मारक भाव में बैठा है। तो जो ग्रह अच्छा मारक शनि में बैठा, ठीक है ठीक है देंगे ठीक ना। है ठीक है ठीक है ठीक है। तो
आप यहाँ पे समझ गए। अब लेकिन यहाँ पर सर यदि मेरा एक क्वेश्चन है इसमें एक जैसे 7th हाउस में मंगल है, ठीक है, और 12th हाउस में शनि है, ओ सॉरी 2nd हाउस में शनि है, तो क्या हम इसे ऐसे कैटेगराइज करेंगे कि जो तो वहां ग्रह बैठे हैं उनकी दशा में ज्यादा रहेगा, जो वहां के ग्रह हैं, उनकी दशा में कम रहेगा, ये कि उनकी दशा में कम कष्ट आएगा। लेकिन वो चलिए, तो आवाज जैसे शनि खराब आ रही है। आवाज बंद हो गई है, आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है अब? अब आ रही है। अब आ रही है सर। चले, बोले क्या कर रहे थे आप मैम? प्लीज उसको लेके, हेलो, मैं कह रही हूँ सर स्क्रीन शेयर स्क्रीन पे आ रहा है, आप देखिए। स्क्रीन, अच्छा कुंडली देखना है आपको? हाँ जी हाँ जी। ऐसे ही बोले मैं समझ जाऊंगा, क्योंकि मैं लैपटॉप पे आ गया ना, फोन से हटा दी। देखिए मैं कह रही थी जो 2nd हाउस में मैं 2nd हाउस की बात करती हूँ, उसी से आपको मेरा क्वेश्चन समझ आ जाएगा। हाँ 2nd हाउस में 12th राशि है, गुरु की हाँ, 2nd हाउस में 12th राशि है। तो सर उसमें जैसे कि शनि की दशा में ज्यादा कष्ट आएगा, और लेकिन क्योंकि गुरु की राशि है तो गुरु की दशा में कम कष्ट आएगा, ऐसा कि ग्रह की ज्यादा वेटेज होती है और जो राशि होती है उसकी कम होती है। ग्रह जहां बैठे होते हैं वहां की ज्यादा वेटेज होती है। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, मैं ये कह हाँ रही हूँ कि जैसे 12वीं राशि बैठी हुई, तो आपने बोला कि गुरु की भी जब दशा आएगी तब भी वो कष्ट देगा, और शनि की दशा आएगी तब भी वो कष्ट देगा, हाँ 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 हाँ। तो क्या वो दोनों इक्वल देगा? क्योंकि वहां तो ग्रह बैठा है, या फिर ग्रह के समय अगर हम शनि के समय मान के चले ज्यादा कष्ट देगा और गुरु के समय कम देगा, क्योंकि गुरु राशि है और बैठा भी है, और यहाँ पर मतलब गुरु में ज्यादा कष्ट देगा, क्योंकि जो गुरु है ओके। वो बलवान है, उच्च का है। सेकेंड अच्छा, लॉर्ड एग्जॉल्टेड एंड सिटिंग 5th हाउस, उच्च हाँ होकर जी के हाँ जी हाँ जी 6th हाउस में बैठा है ना वो। हाँ जी हाँ जी लेकिन हाँ जो जी, उच्च शनि होके। है वो थोड़ा कम इसलिए फल देगा कि वो बृहस्पति के घर में बैठा है ना, तो थोड़ा कमजोर है। अच्छा, ओके, तो ग्रह के अंदर दम होगा तभी तो फल देगा ना। ठीक है सर, लेकिन ठीक यहीं पर शनि यदि उच्च का होता, मित्र घर में बैठा होता, तो शनि ज्यादा कष्टकारी हो जाता फिर बृहस्पति से। ठीक तो ठीक है यहाँ सर, पे ठीक है, बृहस्पति ज्यादा कष्टकारी है ना। ठीक है सर, ओके सर, तो आपको समझ गए। देखना पड़ेगा कि जो ग्रह बैठे हैं वो मित्र में है, शत्रु में है, बलवान है, तो उस तरह से उसके बल के बारे में डिसाइड करेंगे, ठीक ना। तो बृहस्पति में मंगल जब आएगा तो मतलब वो भी अच्छा फल नहीं देगा? नहीं देगा, नहीं देगा। तो अब यहाँ पे तो क्लियर हो गया है कि भाई जब शत्रु ग्रह की दशा चलेगी तो बुरा फल मिलेगा। जैसे कि शनि में सूर्य की महादशा हो तो बुरा ही फल मिलेगा, सूर्य में मंगल में शनि हो, शनि में मंगल हो, तो क्योंकि ग्रुपिंग वाले नहीं है ना। लेकिन यहाँ पर एक अब स्पेशल नियम बनाता है, इस नियम को हम अगले लेवल में ज्यादा और सूक्ष्म लेवल पे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा उसका इंट्रोडक्शन और हिंट्स देना चाह रहा हूं कि आपने पढ़ा कि जो नॉर्मल कुछ दशाएं हैं जो कष्टप्रद होती हैं। जैसे कि अब देखो यहाँ पर सूर्य में शनि तथा शनि में सूर्य एक कष्टप्रद दशाएं है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। मंगल में बुध तथा बुध में मंगल, ये दशाएं बुरा फल देने वाली हैं। गुरु तो में इनमें सर जो युति, गुरु, इनमें तो युति संबंध बना है मंगल का और इसका मरकरी का, मार्स हाँ एंड वही मरकरी बता का। रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। बुध जी में चंद्रमा, चंद्रमा में राहु, राहु में गुरु, गुरु में बुध। ये जो मैं लिखा हूँ महादशा में अंतरदशा, ये कष्टप्रद है कि सूर्य में शनि, शनि में सूर्य सदैव बुरा फल ही देता है। लेकिन कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जहां पर शनि सूर्य भी अच्छे फल दे जाते हैं। तो कंडीशन क्या है, उस कंडीशन को थोड़ा समझें।
यहाँ पर एक बात कहता है, आप इसको कलम कॉपी निकाल के नोट करें। बोलिए सर। लिखे कि महादशा और अंतरदशा आपस में शत्रु हो, एमडी और एडी लॉर्ड आपस में यदि शत्रु हो तो दशा कष्टप्रद होती है। एमडी और एडी आपस में शत्रु हो तो दशा अंतरदशा में बुरा फल मिलता है। तो दशा अंतरदशा में बुरा फल मिलता है। महादशा और अंतरदशा आपस में शत्रु हो तो दशा अंतरदशा में बुरा फल मिलता है। लेकिन ये दोनों यदि संबंध करेंगे तो, लेकिन इन दोनों के बीच संबंध हो तो फिर अच्छे फल मिलते हैं। इन दोनों के बीच संबंध हो तो फिर अच्छे फल मिलते हैं। इन दोनों के बीच संबंध हो तो फिर अच्छे फल मिलते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आप समझे। महादशा और अंतरदशा आपस में शत्रु हो तो बुरे फल मिलते हैं। ये तो हमारा नॉर्मल नियम से ही पता लग गया। एमडी एडी यदि शत्रु होंगे तो बुरे फल मिलेंगे, ये तो हमारा नॉर्मल नियम से पता लग गया। अब यहाँ पर विशेष नियम ये कहता है, एमडी और एडी शत्रु होते हुए भी यदि संबंध करेंगे तो अच्छे फल मिलेंगे, फिर उसका बुरा फल नहीं मिलेगा। इसको आप ऐसा समझो कि बीजेपी और कांग्रेस आपस में एंटी पार्टी है, ये हमेशा बुरे फल ही देते हैं। बिहार में आरजेडी और बीजेपी शत्रु हैं। आरजेडी और जदयू, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड, ये दोनों आपस में शत्रु हैं। हाँ, क्योंकि दोनों के उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन इसके पिछले चुनाव में आप जाओगे तो आरजेडी और जदयू दोनों के बीच संबंध था। संबंध का मतलब गठबंधन। तब दोनों आपस में अच्छे फल दे रहे थे। अब दोनों गठबंधन किए थे तो आपस में अच्छे फल दे रहे हैं, और दोनों यदि गठबंधन नहीं करेंगे तो बुरे फल दे रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि शनि में सूर्य, सूर्य में शनि, यदि ये दोनों आपस में संबंधित हैं तो अच्छे फल देंगे, संबंधित नहीं होंगे तभी बुरे फल देंगे। बस इस चीज को थोड़ा सा अपने दिलो दिमाग में बैठा ले। तो ऐसा नहीं है कि जब भी सूर्य में शनि आएगा, शनि में सूर्य आएगा तो बुरा ही फल देगा। वो दोनों के बीच यदि संबंध होंगे तो अच्छे फल भी दे सकते। अब आप लोग बताओ, आप लोगों को संबंध के बारे में पता है या नहीं है? कितने संबंध होते हैं कुंडली में? कौन बताएंगे? 4। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर मनमीत जी। आप बताएं कौन कौन से संबंध होता है? दृष्टि संबंध जी, अन्यंतर संबंध, स्थान संबंध, और तीसरा कौन सा होता है? युति संबंध। हाँ जी, चौथा। तो यदि ये चारों संबंध में से कोई भी संबंध एमडी और एडी करता है तो निश्चित रूप से अच्छे फल देंगे। वो संबंध के अनुसार ही देंगे सर? संबंध के अनुसार ही देंगे। जैसे उस युति संबंध में होगा तो कमजोर है तो कम फल मिलेगा उसके अंदर। हाँ 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 हाँ, संबंध होगा ज्यादा अच्छा फल मिलेगा। हाँ, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। ठीक। अब देखें, यहाँ की हम बात कर रहे हैं कुंडली में, वृश्चिक लगन की कुंडली में जो शनि है वो मंगल के घर बैठा है, मंगल और शनि घर बैठे हैं। और फोर्थ लॉर्ड
लगन बैठा और लगन लॉर्ड फोर्थ में बैठा है, इसका मतलब है कि शनि और मंगल में संबंध है। नॉर्मल शनि में मंगल की जो अंतर्दशा है वो दोनों कहीं न कहीं एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं। और वृश्चिक लगन के लिए देखो मंगल 3 का लॉर्ड है, शनि 3 का लॉर्ड है, मंगल लगन का लॉर्ड है। 3 के लॉर्ड और लगन लॉर्ड हमेशा आपस में एंटी पार्टी होते हैं, तो कहीं से भी मंगल और शनि अच्छे फल देने की उम्मीद में नहीं है। बट इस कुंडली के अनुसार मंगल और शनि के बीच स्थान संबंध होने के कारण मंगल में शनि और शनि में मंगल अच्छे रिजल्ट ही देंगे। तो अभी आपको क्लियर हो गया कि नॉर्मल फल के अलावे भी एक संबंध का फल होता है, उसको भी हमको देखना पड़ेगा। तो महादशा अंतरदशा में नॉर्मल फल के साथ साथ यह दृष्टि संबंध, युति संबंध, अन्यतर दृष्टि संबंध, प्लेसमेंट संबंध, ये भी हमको ध्यान में रखने हैं। कुंडली नंबर 2 की बात करेंगे। तुला लगन की कुंडली है, शनि की महादशा में गुरु का अंतरदशा सुफलदायक होगा, क्योंकि दोनों में अन्यतर दृष्टि संबंध है। अब देखिए जो गुरु है वो शनि के घर में बैठा है और शनि गुरु के घर में बैठा है, और शनि अपने घर में बैठे हुए गुरु को देख रहा, ये तो अन्यथा दृष्टि संबंध हो गया। तो यहाँ पर भी शनि में गुरु अच्छा ही फल देगा। यहाँ पे नॉर्मल नियम नहीं काम करेगा कि भाई जो गुरु है शनि को सम मानता है तो यहाँ पे सम रिजल्ट नहीं, यहाँ पर अच्छे रिजल्ट ही देंगे। तो ये संबंध वाला भी चक्कर आपको फलादेश करते समय दिमाग में रखना पड़ेगा, और फिर नहीं तो बहुत ही अच्छा और सुंदर फलादेश नहीं कर सकते। कुछ नैसर्गिक ऐसी दशाएं हैं जिनकी महादशांतशा बुरे ही फल देते हैं। सूर्य में शनि, शनि में सूर्य, मंगल में बुध, बुध में मंगल, गुरु में शुक्र, शुक्र में गुरु, बुध में चंद्रमा, चंद्रमा में राहु, राहु में गुरु, गुरु में शुक्र। ये मान के चलो कि ये दशा अंतरदशा बुरे ही फल मिलते हैं। संबंध होने के बाद भी बहुत बुरे नहीं करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो बुरे कर ही देंगे। तो देखें आज के क्लास में इतना। हम अब आज का जो ज्योतिष के अचूक नियम है वो आप लिख लें। यदि योगा कारक ग्रह ही योग बनाएंगे तो फलीभूत होगा, अकारक ग्रह यदि कोई योग बनाएंगे तो फलीभूत नहीं होगा। इसको लिख लें, क्योंकि अब हम इस अध्याय में योग को पढ़ने वाले हैं। ऐसे तो आज हमारा क्लास जो है वो 20 क्लास है, बस यहाँ पे तो ही 15 क्लास ही दिखाई दे रहा है, लेकिन रियल में आज हम 20 क्लास की 20वां क्लास है हमारा। तो हम योग पढ़ने जा रहे हैं। तो योग में बहुत सारे योग मिलेंगे, गज केसरी और अनफा सुनफा, बुधादित्य योग, पंचमहापुरुष योग, चंडाल योग, मांगलिक योग, बहुत सारे योग हम पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर कम से कम हम 30-35 योगों को एकत्रित किया है। आश्रय, आकृति, दल, संख्या, ये 4 प्रकार के योग होते हैं। उन सभी योगों का हम वर्णन आपसे करेंगे। योग होता क्या है? योग का मतलब होता है जोड़। जैसे 1 + 1 = 2, ये जो 2 है एक और एक का जोड़ है। तो यहाँ पर भी जब 2 ग्रह जुड़ते हैं तो तीसरा योग बनता है, और योग बनता है तो उसमें दुगुना ताकत आ जाता है। जैसे 1 + 1 2, तो 2 के अंदर 1 की ताकत नहीं है, 2 की ताकत है। तो इस तरह से हम योग बनता है। योग का अर्थ 2 या 2 से अधिक ग्रहों का जोड़ है। जब 2 या 2 से अधिक ग्रह के आपस में संबंध बनता है तो उसे योग बोलते हैं। लग्न कुंडली में बनने वाले योग को नाभस योग कहते हैं, क्योंकि नभ का मतलब होता है अंतरिक्ष।
का बज रहा है, कोई अपना म्यूट कर लें। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर, जी सर, जी सर। तो योग नाभस, जैसे मनु का पुत्र मानव होता है, वसुदेव का पुत्र वासुदेव होता है, उसी तरह नभ में बनने वाले योगों को नाभस योग बोलते हैं। नभे उत्पत्त्या नाभसः। तो ये नाभस का मतलब होता है अंतरिक्ष के ऊपर, अंतरिक्ष में बनने वाले योग को नाभस योग बोलते हैं। ये योग मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: आश्रय, आकृति, दल और संख्या। ये सभी योग लग्न कुंडली में ही ग्रहों के विशेष स्थिति के कारण बनते हैं। अब देखिए, 2-4 दिन पहले मेरे पास एक स्टूडेंट का फोन आया। वो कह रहे थे, गुरुजी हमारे नवमांश कुंडली में राजयोग बन रहा है। भाई ऐसे तो कुंडलियां तो 16 प्रकार की कुंडलियां है। हाँ, D1, D2, D3, D4, D9, D7, D10, D11, D20, D24 ऐसे करके हजारों कुंडलियां हैं। अब किसी ना किसी कुंडली में तो योग तो बन ही जाएगा, बनते भी हैं, लेकिन फलीभूत नहीं हो पाते। ये उसी प्रकार से फलीभूत नहीं हो पाते हैं कि कोई भी खाकी का वर्दी पहन ले तो पुलिस वाला नहीं हो सकता। पुलिस वाले होने के लिए पुलिस की खाकी की वर्दी ही होनी चाहिए। तो सर नवमास का क्या महत्व है फिर? उसकी अपनी अलग महत्व है, हाँ, लेकिन योग के अंदर कोई महत्व नहीं है। अच्छा, योग हाँ, के अंदर नहीं है, ओके। जितने भी तिलकधारी हैं वो सब ब्राह्मण नहीं हो सकते। हाँ, जटाभिस्तापसः ऐसे बोलते हैं ना, जटाभिस्तापसः। जटा देखने के कारण तपस्वी प्रतीत होता है, एक प्रकार का मेरा भ्रम है। हाँ, जटाभिस्तापसः बोलते हैं कि जो जटा जुटा देखने के कारण वो तपस्वी दिख रहा है, तो ऐसा नहीं है। हाँ, बहुत नॉर्मली अगर नवमास में ग्रह अच्छे हैं, हाँ, और लगन में भी अच्छे हैं, तो नवमास को भी कंसीडर करेंगे ना हम? हाँ कर लें, लेकिन योग नहीं बनेगा। अच्छा, योग नहीं बनेगा, लेकिन ग्रह को D1 कंसीडर कुंडली के करेंगे। अलावा कहीं योग जी, नहीं बनता। ओके। योग सिर्फ और सिर्फ D1 कुंडली में ही होगा, लगन कुंडली में ही योग बनेंगे। लग्न कुंडली के अलावा किसी कुंडली में योग नहीं बनेंगे। ऐसे हमसे लोग कहते हैं कि गुरुजी ये जो व्यक्ति है चंद्रमा से मांगलिक है, चंद्रमा कुंडली में मंगल योग बना रहे हैं। अरे भाई, चंद्रमा से मांगलिक हो गया तो कौन सा आफत हो गया है? कौन से शास्त्र में लिखा गया है कि चंद्रमा से मांगलिक कुंडली होता है? तुम्हारे मन से जो कुछ भी करना है कर लो, एक अलग बात है। शास्त्रगत योग सिर्फ लगन कुंडली में ही बनता है और किसी कुंडली में कोई योग नहीं बनता। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि ये आश्रय योग क्या है। आश्रय का मतलब होता है जब दो ग्रह आपस में आश्रित हो जाते हैं, जैसे कि लगन लॉर्ड को 9th में जाना और 9th के लॉर्ड को लगन में आना। तो 9th और लगन के बीच दोनों ने, लगन लॉर्ड 9th पर आश्रित हो गया, 9th लॉर्ड लगन पे आश्रित हो गया। जैसे कि एक कुंडली के अंदर मैं बना करके आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि एक तुला लगन की कुंडली है, और इस कुंडली में हमने 9th में वीनस को लिख दिया। और लगन में हमने मरकरी को लिख दिया। अब देखो, लगन लॉर्ड जो है वो बुद्ध का आश्रय लिया और बुद्ध जो है वो लगन का आश्रय लिया।
मतलब हम आपके घर में, आप हमारे घर में हैं, एक हम दूसरे पर डिपेंड है। जैसे भक्त और भगवान, भगवान भक्त पे आश्रित होते हैं और भक्त भगवान पे आश्रित होता है। जैसे कि नौकर और मालिक, मालिक जो है अपने नौकर पे आश्रित होता है और मालिक जो है नौकर पे आश्रित होता है, नौकर जो है मालिक पे आश्रित होता है। एक दोनों एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। ये तो स्थान संबंध की तरह हो गया सर। नहीं, स्थान संबंध नहीं है। हाँ, यहाँ पे स्थान हो गया, लेकिन और जगह नहीं होगा। हाँ, और जगह नहीं होगा, हाँ तो हो गया ना। तो उसी तरह आकृति, आकृति का मतलब होता है ना कि अंतरिक्ष में कोई एक आकृति बन जाता है। अंतरिक्ष में जैसे कि वो शंख की आकृति बन गया तो शंख हो गया, चक्र की आकृति बन गया तो चक्र योग हो गया, गदा की आकृति बन गई तो पद्म, कमल का आकृति हो गया तो पद्म योग बन गया, गदा की आकृति हो गई तो वज्र योग बन गया। तो इस तरह से आकृति बन जाती है। ये दल, दो दल होते हैं कुंडली में, देव दल और दानव दल। तो ये दल भी आपस में एक योग बनाते हैं। संख्या योग का मतलब होता है जब एक ग्रह दो साथ बैठते हैं, 3 ग्रह बैठ जाते हैं, 4 ग्रह बैठ जाते हैं। आप लोग बात करते हैं सर हमारे कुंडली में 5-5 ग्रह एक साथ बैठा है, तो संख्या योग है। 7 प्रकार की संख्या योग होती है। 2 ग्रह का, जैसे सूर्य चंद्रमा एक साथ बैठता है तो अमावस योग बन जाता है। बृहस्पति के साथ यदि चंद्रमा बैठता है तो गज केसरी योग बन जाता है। सूर्य के साथ बुध बैठता है तो बुधादित्य योग बन जाता है। तो इसी तरह जब ग्रह 1, 2, 3 ग्रह एक साथ बैठते रहते हैं तो कुंडली में अलग अलग प्रकार के योग भी निर्मित होते रहते हैं। तो 4 प्रकार के योग होते हैं सर। 5 ग्रह इकट्ठे बैठ जाए अगर, गुरु शुक्र चंद्रमा राहु सूर्य, तो वो कौन सा तो बनता है? पंच संख्या महापुरुष योग होता है। पंच संख्या संख्या योग होता है। अब यहाँ पर जो मुख्य योग है उसके बारे में हम पढ़ाएंगे। तो आज एक चीज मुझे कहना था कि आज हम क्लास थोड़ा जल्दी अभी खत्म कर रहे हैं, क्योंकि अभी ना हम निकल रहे हैं केदारनाथ के लिए, बद्रीनाथ के दर्शन के लिए। तो केदारनाथ बद्रीनाथ में निकल रहा हूँ, तो आज योग परमी इसको संपन्न करते हैं। तो आगे हम मंगलवार तक यहाँ पर आ जाएंगे, तो आपकी क्लास मंगलवार को होगी। योग की हम क्लास करेंगे, योग की हम आगे पढ़ेंगे। चलिए सर, शुभ यात्रा, और हमारी तरफ से भी शंकर जी को नमस्कार बोल दीजिएगा। जी 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 जी, चलिए। हम लोगों के लिए भी विनती कर लेना है। अरे महाराज, आप तो मेरे दिल में बसे हैं, आपके लिए तो विशेष। वाह सर, वेरी गुड। लेकर नहीं चले, छोड़ के भाग जा रहे हैं। एक दिन पहले बताते, चुनाव बाद चलते, हम भी चलते आपके साथ। 3 तारीख के बाद के प्लान रखते, हम भी साथ देते। अरे महाराज, बिहार की नौकरी है, कौन पूछता है? सर हमारी तरफ से भी प्रेयर्स कर दीजिएगा प्लीज। सही सर, हम सबकी तरफ से प्रेयर्स बहुत, और शुभ यात्रा रहे आपके लिए। मैं प्रे करूंगा। सर सेफ जर्नी सर। सर सैटरडे संडे क्लास नहीं होगी? देखता हूँ, यदि टावर मिल जाएगी तो वहीं से क्लास लेंगे फोन पे। नहीं, टावर छोड़िए, क्लास छोड़िए। हेमकुंड के दर्शन, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड तीनों घूम के उसके बाद आइएगा। सर हेमकुंड साहब जरूर जाना। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि हेमकुंड साहब जरूर जाइएगा, कहीं और जाए या वहाँ जरूर जाना है। चले हेमकुंड, जरूर होके आना सर, हेमकुंड साहब। चले ठीक है। सर एक बात सर, लास्ट बद्रीनाथ में किसी चीज की जरूरत हो तो बताइएगा, बद्रीनाथ के लिए कुछ होगा तो बताइएगा सर, मान जी से बात कर जा सकती है। और आपको भगवान बद्रीनाथ केदारनाथ दीर्घायु बनाए, और आपका जो बर्थडे है तो आपको दीर्घायु प्रदान हो। 100 साल की आयु आपको बद्रीनाथ केदारनाथ जा रहे हैं सर। रहने से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए। हाँ, वहाँ रहने के ठहरने के लिए कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए, व्यवस्था करवाई जाएगी। एक्चुअल में किसी है उन्हीं के साथ जा रहा हूँ, वो विधायक हैं, और कोई आवश्यकता होगी तो खुद देख लेंगे, या फिर भी ऐसी कोई आवश्यकता होगी तो मैं आपको पक्का बताऊंगा। विधायक है तो फिर अपने आप में ही परिपूर्ण है वो। नहीं, कोई भी आवश्यकता होगी तो मैं आपको फोन करूंगा कि कुछ करें, ठीक ना? ठीक है। सर एक लास्ट बात सर, आप जानते हैं सर ये एक अचूक नियम है ना, योग सिर्फ लग्न कुंडली में ही बनता है। हाँ, योग सिर्फ लग्न कुंडली में ही बनता है, और योग अचूक नियम है ना? योग बनाएंगे। ये 2 नियम लिख लीजिए सब लोग, आप लिख लीजिए।
योग सिर्फ लगन कुंडली में ही बनता है और योगा कार्य ग्रह योग बनाएंगे, और कोई ग्रह योग बना नहीं सकते। सर मेरी कुंडली में तो बन रहा है ना, योगा का योग बन रहा है आज की। चले अगले क्लास में सर वो आपको पूछ रहे देखेंगे, बात करेंगे, ठीक ना। योगा कारक ग्रह ही, योगा कारक ग्रह ही तो फलीभूत होगा। योग। चलो वो भी नमस्कार सर। कुंडली में अप्लाई करके दिखाएंगे तो पता हो जाएगा कि योग कार्य ग्रह योग बनाएंगे तो फलीभूत होगा। नमस्कार सर, आपकी यात्रा शुभ हो। हमारी ओके सर, शुभकामनाएं। आपकी यात्रा शुभ हो सर। नमस्कार नमस्कार। सबको, सामूहिक नमस्कार। नमस्कार। कॉल फॉर अरुण सर हैप्पी बर्थडे। थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू एंड थैंक यू। मैं मंगवा लेता हूँ। धन्यवाद सबका, आपका बहुत बहुत आशीर्वाद बना रहे मेरे मैं फोन कॉल पे। राइट सर, नमस्ते सर। थैंक यू नमस्ते। सर।